आदाब, नमस्कार। बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आए हैं। इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बीआरएस के खाते में 43 से 55 सीटें आने की संभावना जताई गई हैं। तेलंगाना में पुरजोर कोशिश में जुटी बीजेपी को 5 से 11 और अन्य को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। इसमें बीएसपी भी बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। 119 सीटों वाली तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति से सत्ता फिसल सकती है। कांग्रेस बड़ी ताकत बन सकती है और 1.5 दशक बाद सत्ता के करीब पहुंच सकती है। उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। कांग्रेस की तेलंगाना में मुफ्त घोषणाओं का फायदा मिल सकता है। वहीं बीआरएस को 38 और बीजेपी को 16% वोट मिल सकता है। वहीं अन्य कई खाते में 7% वोट जाने की संभावना है। बता दें कि राज्य में बीआरएस की सरकार है। बहुमत के लिए किसी पार्टी को 60 सीटों की जरूरत होगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को शुरू होगी। कांग्रेस को 39% वोट मिल सकते हैं। इसी पर होगी आज की चर्चा, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी साहब। आपका इस्तकबाल है उस्मान साहब। और बीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं अबरार हुसैन आज़ाद साहब, सीनियर लीडर हैं बीएसपी के। आपका भी इस्तकबाल है। और बीआरएस से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर ज़हूरुद्दीन यूसुफ साहब, और उनका भी इस्तकबाल है। ज़हूर साहब, आपका भी इस्तकबाल है। पहला सवाल मेरा आपकी तरफ आऊँगा मैं उस्मान साहब, और सवाल आपसे इसलिए भी बनता है क्योंकि जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे तो नहीं कहेंगे लेकिन रुझान जो सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। हालांकि इनको आप नतीजों में बदलने में कामयाब होंगे या नहीं, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस सर्वे को लेकर आपकी? ज़हूरुद्दीन, आप अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिस तेलंगाना के तश्कील के लिए तेलंगाना की आवाम ने जो जद्दोजहद की, उसमें हम भी एक सिपाही थे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह इसके लिए हम मूवमेंट चलाए, और बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के शायद ही कोई पुलिस स्टेशन हो जहाँ पर हमारी अरेस्टिंग नहीं हुई हो। और ये तेलंगाना जो हासिल किया गया, सिर्फ टीआरएस का उसको क्रेडिट नहीं जाता, आवाम का, बिलखुसूस स्टूडेंट्स जो ओयू के और चेयरमैन तेलंगाना जेसी कोदंडाराम साहब का, गदर साहब का, जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब का, इसमें बहुत ही, चूँकि अक़लियतों का इसमें जो पार्ट रहा है सियासत के, ज़हीरुद्दीन अली ख़ान, और सियासत इसमें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया और तेलंगाना हासिल किए। तेलंगाना हासिल करने से पहले केसीआर साहब ने मुसलसिल आवाम को ये तयक़ुनात, ये वादे करते रहे कि तेलंगाना आएगा तो सबको इंसाफ मिलेगा, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, जो रेवेन्यू आंध्रा को जा रहा है उसको यहीं इस्तेमाल किया जाएगा, और केजी से पीजी तक तालीम मुफ्त दी जाएगी। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के वास्ते तकरीबन सारी चीज़ें सामने हैं, और वक्फ को जुडिशल पावर देंगे बोले थे, और 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे बोले, और बेइंतहा वादे किए गए, और 2 इलेक्शन इन वादों पर ही जीत दिया गया। उसके बाद अवाम मुतनफ़िर हो गई। अवाम उन वादों पर बजाय वादों पर अमलावरी के अवामी मफादात के ख़िलाफ़ काम किया गया, और इससे स्टेट को 5 लाख करोड़ से ज़ायद मखरूज कर दिया गया, और इससे जो फ़ायदे होने के इम्कानात थे, अवाम उससे मायूस हो गई बजाय अमलावरी होने के। इसके बाद जो तेलंगाना सोनिया गांधी ने, जब इन्होंने जाकर वहाँ दुहाई लगाई कि मैं तेलंगाना टीआरएस पार्टी को कांग्रेस में जम कर दूंगा, वहाँ जाके उनके पैर छुए और ये वादा किए कि मैं यहाँ जम कर दूंगा, और अवाम की उमंगों के मुताबिक सोनिया गांधी ने तेलंगाना यहाँ की आवाम के लिए तश्कील दी। तेलंगाना हासिल होने के बाद उसके फ़वाइद किसी अवाम को इसके समर हासिल ना होने की वजह से अवाम, सारी अवाम तेलंगाना की, बिलखुसूस मुसलमान भी, अक़लियतें इससे नाराज़ हो गई। और आज सारे लोग देख रहे हैं किस तरह से एग्ज़िट पोल भी आ रहे हैं, और ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, वो पोल्स में जो दिखाया जा रहा है, आम जो सर्वे है वो इंशाल्लाह 72 से 80 सीटों तक हमारे इल्म में जो बात आई है सर्वे के मुताबिक,
तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बना रही है वादे खिलाफी के खिलाफ। वादे जो किए गए थे, अवाम के साथ धोखा दिए गए, जो धोखादही के खिलाफ अवाम इंशाल्लाह अपना मैंडेट इंशाल्लाह रिजल्ट आने पर मालूम हो जाएगा अवाम का। ठीक है, ज़हरुद्दीन यूसुफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़हरुद्दीन साहब, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? ज़हूर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बीआरएस के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं ज़हूर साहब। ज़हूर साहब शायद किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे पास अबरार हुसैन आज़ाद साहब हैं। अबरार साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ओपिनियन पोल पर नज़र डाली जाए तो उसमें अन्य जो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी वो बीजेपी के बराबर की वो सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं और उसमें निर्दलीय भी उम्मीदवारों की सूची दिखाई दे रही है। क्या लगता है कि ये जो ओपिनियन पोल है ये बीएसपी की जो मेहनत है ग्राउंड लेवल पर उसको सही आंक नहीं पाए, या वाकई आपको लगता है कि आप उतनी ज़्यादा सीटें हासिल कर पाएंगे? सबसे पहले मैं मुंसिफ टीवी के नाजरीन को सलाम, जय भीम जय मीम। मैं आज के इस मौके पे आप जो ओपिनियन पोल की बात किए हैं जी, मैं इस बात की वजाहत कर दूंगा कि ये ओपिनियन पोल बनाना एक ट्रेंड है। ठीक है। इस तरह आप साबिक़ में भी अगर आप देख लेंगे तो सियासी तौर पर एक माहौल पैदा किया जाता है और यहाँ पे अभी बिलखुसूस टीआरएस से जो नुमाइंदे हमारे यूसुफ जाहिद साहब हैं वो उनसे काफ़ी गुफ्तगू की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे पिछले 9 साल से जो टीआरएस हुकूमत यहाँ पे काम कर रही है और उसकी नाकामियाँ सबसे बड़ा मौजू हैं। आज लोगों में जिस तरह की, जैसे कि 106 असम्बली में एमएलए रखने वाली जमात आज जो है ना, अगर एग्जिट ओपिनियन पोल में ये बताया जा रहा है कि वो जमात के सीट्स कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी नाकामी है और नाकामियों के अंबार गिनवाए जा सकते हैं। लेकिन ये तस्वुर कर लेना, क्या ये एग्जिट पोल पे एतमाद कर लेना कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिलखुसूस कि हम हुकूमत बनाएंगे, ये भी थोड़ा सा ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं है कि किसी एक जमात को तायीद हासिल हो या मेजॉरिटी हासिल हो। और तेलंगाना में 2023-24 की जो हुकूमत बनेगी वो बिल्कुल जो है ना हंग असम्बली रहेंगी, इसलिए कि साबिक़ में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हुक्मरान रह चुकी है। कांग्रेस पार्टी की नाकामियों की वजह से टीआरएस को उस वक्त मौका दिया गया था, एतमाद के साथ, भरोसे के साथ, उम्मीद के साथ। केसीआर साहब चिकनी चुपड़ी बातों में, लघु बातों में बहुत ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल किए, मुसलमानों को मरगूब किए और वादों के अंबार किए, उसके ऊपर एतमाद किए मुसलमान। और 2014 में और बिल्कुल 18 में 100% मेजॉरिटी, मतलब उनकी 100% उनको है ना ताउन किया गया, उनको कोऑपरेट किया गया। लेकिन केसीआर हस्बे मामूल फिर वो वादों का सिलसिला रखते रहे और पिछले 4-5 साल का जो वक्त है गुजार दिया, वो ऐसे ही गुजार दिया। अब जबकि इलेक्शन 3 महीने पहले है तो वो जो है ना हज हाउस में मौजूद बिल्डिंग जो कांग्रेस के दौर से अधूरी थी उसका इनाग्रेशन करते हैं। जहांगीरपुरा की दरगाह में जो 2017 में जिसका इनाग्रेशन होता है, जहाँ पे 101 बकरों की नियाज होती है, 50 करोड़ का ऐलान होता है, फिर उसके लिए जो है ना वो जो नायब वो जो वज़ीर दाखिला है, अब जिनकी कुछ और ज़िम्मेदारियाँ भी है वज़ीर दाखिला के अलावा, जिसके लिए वो मशहूर भी है, वो जाके फिर से दरगाह में जाके रिबन काटते हैं और इनाग्रेशन करते हैं। ये सिर्फ जो है ना आई वॉश है, आँखों को धोखा देने वाला काम है। अब यहाँ पे तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर RS परवीन कुमार जो साबिक़ IPS है, वो एडिशनल DGP रह चुके, उन्होंने 9 साल गुरुकुल स्कूलों में जिस तरह की खिदमत अंजाम दी और उन्होंने एक सेरो नेटवर्क के ज़रिए बहुत बड़ा एक नेटवर्क कायम किया, वो ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं और उसी की वजह से आवाम का जो वोट और आवाम की जो तायीद उनके साथ में है। ये बात अलग है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह की जमातों को दबाते हैं और कभी भी अगर यूपी में पिछली बार जब हुकूमतें रही, मायावती जी 4 बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन कभी जो है ना ओपिनियन पोल में, कभी एग्जिट पोल में हुकूमत, कभी बीएसपी को नहीं बताया, लेकिन वहाँ हुकूमत बनाई गई। तो यहाँ तेलंगाना में भी वो चाहे एग्जिट ओपिनियन पोल में बीएसपी का कोई रेशो दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, इंशाल्लाह हम एक अच्छी तादाद के साथ क्या लगता है कि कितनी सीटें, जो जिस ज़मीनी लेवल पर काम करने की आप बात कर रहे हैं उसके मुताबिक आप कितनी सीटें ले पाएंगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस कह रही है कि भाई हमने जो है इस तेलंगाना बनाने में हमने मदद की है। केसीआर को सोनिया गांधी ने मतलब ये प्रॉमिस किया था कि हम जो है
तेलंगाना अलग करेंगे, वो उन्होंने किया। इसमें तो कहीं ना कोई दो कहीं राय नहीं है, तेलंगाना देने में सोनिया गांधी जी का जिस वक्त में केसीआर साहब का जो है ना एक मरण भरत का एक जो हड़ताल चल रहा था, उस वक्त चिदम्बरम साहब ने तेलंगाना फॉर्मेशन का इनिशिएटिव लेने का ऐलान किया। उस दिन सोनिया गांधी जी का बर्थडे था, उसमें 100% ये इकदाम उन्हीं की वजह से ये मुमकिन हुआ है। लेकिन उस वक्त में जो बीजेपी हुकूमत थी ये मुतालबा करती थी कि हम जो है ना सेपरेट तेलंगाना के बिल को लाएंगे, तो उससे पहले कि मैडम सोनिया गांधी जी ने इसको दिया। ये क्रेडिट केसीआर का या टीआरएस पार्टी का नहीं है, तेलंगाना के 3.25-4 करोड़ आवाम की मुकम्मिल और इज्तिमाई जद्दोजहद का नतीजा है, जिसमें साबिक़ में जो 1969 में जिस दौर में एजिटेशन चला था, वो लोग आज बड़े कमज़ोर और बहुत सारे इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन जो लोग मौजूद थे अपने बिस्तर मर्ग में थे, बीमार थे, लेकिन वो भी इस जद्दोजहद में शामिल रहे। उसी की वजह से एक इज्तिमाई अमल के ज़रिए तेलंगाना आया। लेकिन जिस भरोसे से, जिस उम्मीद के साथ केसीआर साहब के हाथ में जो तेलंगाना दिया गया, उसमें बहुत ज़्यादा तेलंगाना की आवाम को नुकसान पहुंचा, बिलखुसूस मुसलमान को नुकसान पहुंचा। उस्मान साहब, सवाल आपसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि बेशक के अब क्योंकि बीएसपी के अबरार साहब भी कह रहे हैं हमारे साथ कि वो हाँ ठीक है कांग्रेस ने वो दिया है, लेकिन अगर हम बात करें पिछली सरकारों की आपकी, तो कहीं ना कहीं उसमें एक नाकामी का भी एक ठप्पा लगा हुआ है, वो एक बात। और दूसरा, क्यों इतनी देरी हो रही है जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं? अभी तक आपकी तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया जो सीटों का है, मतलब कौन इसमें कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो इतनी देर क्यों? आज भी दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास हो रहा है जी, 2-3 दिन में शायद उसका ऐलान हो जाएगा जी, क्योंकि हमारे कांग्रेस की जानिब से जो अवाम से वादे किए गए, जी, मसलन कर्नाटका में के जो स्कीम्स हमारे गारंटी स्कीम्स है, उसमें राहुल गांधी जी ने जो वादे किए, कर्नाटक की आवाम उस पर अमल की और 100 होकर यूनाइटेड मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस को भारी अक्सरियत में मैंडेट दिए। और उसके बाद फौरी तौर पर जैसे ही हुकूमत बनी कर्नाटक में, तो वहाँ पर जो वादे किए गए थे उस पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी हुए और अमल किया जा रहा है। इस बिना पर तमाम अवाम, तेलंगाना ही नहीं बल्कि अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, दीगर इलाकों में जो स्टेट्स में होने वाले हैं इंतखाबात, उसमें अवाम को ये नज़र आ रहा है कि नौजवान जो क़यादत है, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर, जिनकी दादी इसी मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किए, जिनके वालिद के भी, और एकलौते उनके फर्जंद है, और ये निशानी भी अपनी जान लेकर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के लिए और मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए जो काम किए, अवाम का मैंडेट जो है ना कांग्रेस के साथ आ चुका है। और ये जो वादे किए गए उस पर जो कर्नाटक में अमल हो रहा है, 500 रुपये में जैसे गैस सिलेंडर है, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, और अवाम ख़वातीन के लिए दीगर चीज़ें जो अमल किया जा रहा है, उन अमल किए जाने पर अवाम की जानिब से चूँकि एक वादे केसीआर के देखे हैं, केसीआर वादे किए लेकिन अमल नहीं किए, कांग्रेस वादे की कर्नाटक में उस पर अमलावरी हो रही है। तो ये सारे महंगाई के खिलाफ बोझ तले अवाम दबती जा रही है, तो अवाम को राहत चाहिए। अवाम यानी देख रही है कि कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है, और कांग्रेस की नई क़यादत राहुल जी, सोनिया जी और हमारे रियासती क़यादत जो काम कर रही है, उस पर इंशाअल्लाह ये हमको यकीन है कि इस पर अमल होगा और अवाम मैंडेट देंगे। केसीआर साहब ओवरसीज़ स्कॉलरशिप का ऐलान किए थे, 2020 के जो अप्लाई किए थे, आज तक उनको वहाँ पर भेज तो दिए लेकिन आज तक उनको पैसे नहीं। शादी मुबारक का जो मसला हुआ, 2020 का दिए, 21 का दिए, अभी तक 22 का आज तक भी नहीं दिए, तो 22 का दिए, 23 का आज तक भी जारी नहीं किए जी, जबकि लगभग 8-10 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो ये सारे चीज़ें अवाम देख रही हैं। ये हत्ता के उनके पास शादी मुबारक के लिए अप्लाई किए, वो जब स्कीम पर अमल हो रहा, जब चेक मिल रहा तो बच्चा साथ में लेके आ रहा। तो ये चीज़ें हैं।
अवाम जो है ना मुतनफ़िर हो चुकी हैं। यानी कि अगर आपकी सरकार बनती है जिस तरह से ओपिनियन पोल्स में आती हैं, तो आप इन खामियों को दूर करेंगे यहाँ पर? इंशाल्लाह ज़रूर उसी पर अमल होगा और अवाम के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए काम किया जाएगा, अवाम की राहत करके। अवाम को सबसे अहम सिक्योरिटी का मसला है। अब आज देखिए फ़लस्तीन का मसला है, आज OU के स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया जी। कल हम लोग कुल जमाती CPI, इंसाफ, CPM, दीगर जमातों के साथ कांग्रेस भी धरना करना चाह रही थी बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू के पास, जी। नहीं दिया गया। फ़लस्तीन के मसले में, फ़लस्तीन का मसला किसी को एतराज़ नहीं है। ये गवर्नमेंट जो ना बीजेपी की हमनवाई में चल रही है, बीजेपी को खुश करना चाह रही है, जबकि साबिक़ा जितने गवर्नमेंट्स थे, हुकूमतें फ़लस्तीन की तायद किए, फ़लस्तीनी काज की तायद करते रहे। सिर्फ हत्ता के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, उन्होंने भी ये कहा था कि हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। अब पता नहीं ये जिस तरह से फिस्ताई ताकतें उभर रही है और उनको खुश करने के लिए ये गवर्नमेंट भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। ठीक है। अबरार साहब, सवाल यहाँ पर यह लाजमी ये भी हो जाता है क्योंकि आपने हंग असेंबली का मुद्दा उठाया है। आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि किसी की भी इस बार मेजॉरिटी में सरकार बनेगी। अगर इस तरह की नौबत आती है और आपके पास वो जादुई आंकड़ा छुआने के लिए किसी को भी आपके पास में वो सीटें होती हैं, आप किसका सपोर्ट करेंगे इस कंडीशन में? देखिए, जब हम जो भी तादाद हम लेकर आते हैं जी, और अगर हम हंग असेंबली जब होती है और हमारे को जब मौका दिया जाएगा किसी के साथ, तो सबसे पहले हम हुकूमत में आने के बाद जो सबसे आला ओहदा होता है, जो चीफ मिनिस्ट्री का ओहदा होता है, हम उस ओहदे के लिए ही किसी के साथ में मर्ज होंगे। क्योंकि हमारे जो इस रियासत के जो सदर है वो एक साबिक़ IPS हैं और एक काबिल तालीमी याफ्ता है और वो कहीं एक अपने डेवलपमेंट मंसूबे उनके पास है। अगर वो हम मुकाम पाते ही हैं तभी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हमारे उस्मान हाजिरी साहब अभी कर्नाटक का तस्करा करते हुए वहाँ पे किए गए वादों और उस पर अमल आवरी की बात किए, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि UAPA के कानून की बात की गई थी कि UAPA कानून निकाला जाएगा। सबसे पहले UAPA कानून को इंट्रोड्यूस करने वाली कांग्रेस पार्टी है। बिल्कुल। उस पर अमल करवाने के लिए बीजेपी ने इस पर इकदाम किया, लेकिन अब कर्नाटक के इलेक्शन में UAPA के कानून से दस्तबरदारी के ऐलान किए थे। इस पे कांग्रेस की क्या कारकर्दगी है? देखिए, 500 रुपये में गैस देना, 200 यूनिट बिजली देना, ये छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। अगर हम ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है ना पेंशन स्कीम्स है और जो है ना छोटी छोटी स्कीम्स KCR भी दे रहे। सवाल डिलीवरी होती है तो किट दे रहे। ये छोटी छोटी स्कीम दे के बच्चों को चॉकलेट बिस्किट दे के बहलाने वाली बात नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि सब प्लान की बात होना चाहिए था। अभी जो है ना कांग्रेस पार्टी एक भरोसा देती है कि महालक्ष्मी, रेतु भरोसा जो है ना, और गुरु ज्योति, इंद्रमा इल्लू, युवा विकासम, ये सब ये वादों में मुसलमान के लिए कौन सा वादा है? यहाँ पे आप उम्मीद करते हैं कि मुसलमान वोट बैंक हम आपके साथ में आए, मुसलमान आपको वोट करे। कर्नाटक की जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन तेलंगाना की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसी वोट बैंक पे तो कांग्रेस की भी नजर है, उसी वोट बैंक पे जाहिर सी बात है उसके बिना आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, गरीब की जरूर सबकी बीवी जो भाभी जो जुमला है, ऐसा जो है ना मुसलमानों के वोट बैंक पे हर की नजर है। हर कोई इसको लुभाने के लिए, इसको खींचने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या देना चाहते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर मुसलमानों के लिए सब प्लान का ऐलान होना चाहिए था, भरोसा। जब आप तमाम 6 भरोसे आप दे रहे हैं तो फिर मुसलमानों के लिए कोई ऐसा भरोसा होना चाहिए था। आप जब एक कम्युनिटी से मुकम्मिल एतमाद की, मुकम्मिल जो है ना ताउन की उम्मीद रखते हैं, तो आपकी तरफ से भी तो उनको कोई लुभाने वाली बात या उनको तयक्कुन दिलाने वाली बात, उनको यकीन दिलाने वाली बात होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल। तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस्मान साहब, बड़ा सवाल आपसे अब यहाँ पर यह भी उठ जाता है क्योंकि अगर हम BRS की लिस्ट देखें, 115 कैंडिडेट का BRS ने ऐलान किया, उसमें से सिर्फ 3 मुसलमान कैंडिडेट उन्होंने दिए। अगर वो सबका साथ जो मतलब एक यहाँ पे अगर इस नारे को बीजेपी से जोड़कर ना देखा जाए, यहाँ पर अगर वो हर समाज का सपोर्ट चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो कि 14% यहाँ पर 15% लगभग % यहाँ पर आबादी है तेलंगाना में, तो उतनी हिस्सेदारी भी लगभग मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो हिस्सेदारी कहीं ना कहीं BRS के खेमे में गायब दिखे। ठीक है,
क्या कांग्रेस से वो उम्मीद की जा सकती है कि वाकई जो हक है वो मिलेगा, और अगर सरकार बना लेते हैं तो क्या डेप्यूटी सीएम का पद मिलेगा? भाई डिप्टी सीएम या सीएम या वजारतें ये अहमियत नहीं रखती, जबकि इंसाफ सबसे अहम चीज़ है। ठीक है। अवाम को इंसाफ चाहिए, अवाम को सिक्योरिटी चाहिए। बीआरएस गवर्नमेंट में कितने मसाजिद शहीद हुई जी, आज तक भी एक खाना मस्जिद, कोई किसी का भी क्लेम नहीं है उस मस्जिद पर। आज तक केसीआर उस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे। बारहा हम उस पर एहतजाज करें। आपको किसने कहा था कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद शहीद करने के लिए? जब अवामी एहतजाज बहुत ही ज़ोर और शोर से शुरू हुआ, अब इलेक्शन करीब आने पर अवाम का मैंडेट इनके खिलाफ जाएगा, बिलखुसूस अक़लियतों का। इसीलिए उन्होंने ये मसाजिद बना दिए, और उस जगह पर भी नहीं बनाए जहाँ पर मसाजिद थे। और अवाम को जिस तरह से सताया जा रहा है, जिस तरह से अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है तमाम तबक़ात के लिए, और भाई जिस तरह से एक मिनट, भाई जिस तरह से अभी कहा है कि 6 स्कीमात में कहीं हिंदू नहीं लिखा हुआ है, कहीं क्रिश्चियन नहीं लिखा हुआ है, अवाम का है। अवाम में मुसलमान भी आते हैं। दूसरी बात, सब प्लान की जो बात हो रही है वो बिल्कुल अभी तक भी हम जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, कल भी परसों एक नुमाइंदा वफद जिसमें मैं भी था, हमारे सिफारिशात, हमारे मुतालिबात पेश किए। मैं एक वक्फ एक्टिविस्ट भी हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छी तरह जानते हैं, नहीं सभी जानते हैं, ज़्यादातर ये चीज़ सब अल्लाह खैर फरमाए। तो मसला ये है कि अवाम को बिल्कुल, मुसलमानों को, मुसलमान वहाँ का मसला अलग नहीं, यहाँ का मसला अलग नहीं, पूरे मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं अक़लियतें। और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट बनी वहाँ पर कर्नाटक में, वो कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद जिस तरह से वहाँ पर सख्त क़वानीन का निफाज, कोई भी क्रिमिनल अगर कोई हेट स्पीचेस या मुसलमानों की अक़लियतों के ख़िलाफ़ अगर कोई इक़दाम किए जा रहे हैं, तो उस पर आज आप खुद देख सकते हैं कि कांग्रेस आने से पहले और कांग्रेस आने के बाद इस पर काबू पाया गया, नहीं पाया गया। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो पिछली आपकी सरकारें रही हैं, हैदराबाद में कभी ऐसा नहीं रहा कि दंगा नहीं हुआ हो जी, तो ये आप ही की सरकारों में हुआ है ना, तो फिर आप कैसे सब सरकारों में हुआ दंगे कभी, और ये दंगे जो किए जाते हैं अवाम की जानिब से नहीं होते, पॉलिटिशियंस से करवाते हैं। ये दंगे, चूंकि हमारा इलाका बहुत ही मुतासर रहा, हम जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ओल्ड सिटी बिलखुसूस, ये इलाकों में बाज़ाब्ता दंगे करवाए गए। दंगे अवाम नहीं करते, अवाम की तरफ से ये चीज़ें नहीं हुई, अवाम को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिशियंस की जानिब से। और जहाँ तक आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि पिछले जो हुकूमतों में, कांग्रेस हुकूमतों में हुए, बिल्कुल उससे इनकार नहीं किया जा सकता, हुए गलतियाँ हर एक से हुई। आप गलतियों को अगर उस पर उसको इस्लाह करने के बाद अगर अपना एहसास करके उसकी इस्लाह करके अगर इस पर अमल किया जाए लोगों के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं आज किस तरह से अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हैं बिलखुसूस अक़लियतें। ये मसले, मैं चूँकि मुसलमानों का एक कांग्रेस में होते हुए एक मुसलमानों का नुमाइंदा भी हूँ कांग्रेस में, और मैं अपनी कौम के वास्ते हमेशा जो भी इजलास होता कांग्रेस के सीनियर लीडर से, क़यादत से इस बारे में बराबर मैं नुमाइंदगी करते रहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अभी 3-4 दिन ठहर जाइए, जो सब प्लान के ताल्लुक़ से बात हो रही है, तमाम चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। 16 के बाद कोई कर रहे हैं, उसके बाद क्या होने वाला है आप देखिए इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अबरार साहब, एक बड़ा सवाल अब ये उठता है, ये पार्टी से उठकर मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे चुनावी वादे हैं या एक पॉलिटिकल लीडर की जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं बिजली, पानी और इस तरह की जो ज़रूरी सहूलियात हैं लोगों के लिए, उसी पर घूम रही है। यानी कि 75 साल में आज तक हम अच्छी सड़कें नहीं दे पाए, आज तक हम अच्छा लोगों को पानी अवेलेबल नहीं करा पाए, बिजली सही से 24 घंटे नहीं अवेलेबल करा पाए। क्या ये रीज़न है कि अभी तक आज भी हम 2024 में हैं और 21वीं सदी ये चल रही है और फिर भी हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर आज भी चुनाव में उतरते हैं? क्यों नए मुद्दे अभी बिल्कुल पूरी तरीके से नदारद है?
देखिए, इसमें बहुत बड़ा जो ये इसका जो नाकामी का बहुत बड़ा जो पैटर्न है, हमारा वोटिंग का जो पैटर्न है वो है। मिसाल के तौर पे हम किसी के साथ में बहुत ज़्यादा तादाद में उसके तायदी हो जाते हैं, फिर उसके मुखालिफत होके बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी उम्मीद के, बगैर किसी भरोसे के दूसरे के तायदी हो जाते हैं। यानी कि हम कोई शर्त की बुनियाद पे, कोई उसूल की बुनियाद पे किसी के साथ में नहीं खड़े होते, और उसी का नतीजा है कि आज जो है ना तेलंगाना में कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को महसूस कर रही है कि हम हुकूमत में आएंगे, उसी का नतीजा है ये थाली के बैगन की तरह ऐसा पलट जा रहा है। तो सवाल ये होना चाहिए कि शराइत की बुनियाद पे हो, और अपने वोट के अगर हम किसी के साथ वो इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अपना वोट किसी को देते हैं तो हमको उनके उससे वादे की लेने की ज़रूरत है और वो कमिटमेंट पे ठहरने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे 9 साल का कांग्रेस को यहाँ पे जो ना अपोजिशन का रोल मिला, और अपोजिशन के रोल में जो जमात नाकाम रही, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है ना रूलर बन करके कामयाब रहेंगी। यहाँ पे जितने मुसलमानों के मसाइल, टीआरएस गवर्नमेंट की नाकामियों पे क्या कांग्रेस पार्टी ने वो रोल किया जो रोल करना चाहिए था। डेमोक्रेसी में एक रूलर होता है तो एक अपोजिशन होता है, और जब अपोजिशन सवाल उठाती है तो रूलर अपना जो रास्ता है वो सही करता है, वो सही चलता है। आपकी बिलखुसूस मैं कांग्रेस का नाम लेके बोलूँगा, कांग्रेस की अपोजिशन में नाकामी की वजह से आज टीआरएस पार्टी ने जो नुकसान मुसलमानों को किए, उस जितनी टीआरएस पार्टी जिम्मेदार है उतनी अपोजिशन के तौर पर जो है ना कांग्रेस भी जिम्मेदार है। इसके बाद जिम्मेदार यहाँ पे जो लोकल की जमात है उसको मैं नहीं ठहरा हूँ, इसलिए नहीं ठहरा रहा हूँ क्योंकि वो तो साथ में है। जो गलतियाँ कांग्रेस की है उसके वो हिस्सेदार है, जो गलतियाँ टीआरएस की है वो उसके हिस्सेदार है। जो टीआरएस ने किया उसके जिम्मेदार वो भी है, क्योंकि वो कुल अलाइंस जमात थी, लेकिन अपोजिशन का रोल तो कांग्रेस पार्टी को था। और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे अपोजिशन से जो कमज़ोर होते गए, वो चाहे टीआरएस पार्टी के पैसों की वजह से टीआरएस पार्टी में ज्वाइन किए कांग्रेस के एमएलए, या दबाव की वजह से ज्वाइन किए, या किस वजह से ज्वाइन किए वो नहीं मालूम, लेकिन उनको जो वोट दिया गया था वो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों के तौर पे उनको मुंतखब किया गया था। लेकिन एक ही वक्त में 12 एमएलए टीआरएस पार्टी में मुंतखब हो गए, और फिर एमएलसीज जो कांग्रेस पार्टी के मुंतखब, जिसको कांग्रेस पार्टी ने एमएलसीज दी थी, वो लोग भी टीआरएस में चले गए। यानी कि आपका जो कांग्रेस के साथ जो आवाम का एतमाद था, वो एतमाद को नुकसान पहुंचाने वाले उसी के एमएलए और उसी के एमएलसीज रहे। और अभी उस्मान हाजी साहब ने इस बात का तस्करा किया कि टीआरएस के दौर में मसाजिद जो है ना शहीद हुई है, बेशक शहीद हुई है, लेकिन कांग्रेस के दौर में एयरपोर्ट की जो तामीर की गई है, एयरपोर्ट की मस्जिद वहाँ पे शहीद हुई, और आज तक उसके रद्दोबदल नहीं हुआ। और आप जो है ना, मैं आपकी ज़ात से मुत्तफिक हूँ, आप वफ़ एक्टिविस्ट है, और आपकी ज़ात ने हमेशा इस मसले पे सवाल उठाया। मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल करता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी वफ़ इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी कोई इक़दाम की? क्या वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम जब इसको बंद कर दिया गया है, उसको खुलाने के लिए कभी कोई इक़दाम की? क्या कोई धरना, कोई ऐसा कोई बता दीजिए कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, बिलखुसूस जमात की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस जमात की, वो नाकाम रही अपोजिशन का रोल निभाने में। कहीं ना कहीं जो अपोजिशन के तौर पर वो जो कांग्रेस है वो कमज़ोर रही है, और यही जो इल्ज़ाम है आप पर, यही केंद्र में भी लगाए जाते हैं कि बीजेपी जब अपोजिशन में होती है तो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अपना काम उतने बखूबी नहीं निभा पाई, ना तो तेलंगाना में और ना ही केंद्र में। मैं इस बात को बिल्कुल जिस तरह से लोगों ने अपना ईमान का सौदा किया जी, आज अवाम आज 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे, उन लोगों को जो अपनी वफादारी तब्दील करके जिस तरह से अपना दूसरे दल में बीआरएस या टीआरएस में जो जम हुए जी, अब जिनको अवाम जहाँ भी जा रहे हैं धुतकार रही है जी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट की हैसियत से वोट लिया। हाँ, उनको जो मैंडेट मिला था वो कांग्रेस के हिसाब से मिला था। जो भी धोखा दिए उनका वो धोखा इंशाअल्लाह ताला आने वाले रिजल्ट आपको बता देगा। उनको कहीं भी हर जगह थूथू हो रही है उनकी, और ये कानून भी बनना चाहिए कि कोई भी पार्टी का, जिस पार्टी से भी अगर कोई नुमाइंदा अगर चुन लिया जाता है, उससे वफादारी उससे लाजिम हो जाए, और अगर वो इन्हिराफ करे तो उसकी रुकनीत ख़त्म की जाए। और जहाँ तक अभी भाई ने कहा कि
यानी कांग्रेस से नाकाम रही, कांग्रेस के ऊपर जो इल्ज़ामात है, तो ये इल्ज़ामात मायावती पे भी आते हैं। मायावती बीजेपी के साथ रही हैं और कहीं भी ऐसा कोई वाक़या नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ कोई ताउन करे। और जब भी मौका मिला, मैं बहुत मायावती जिनके आदर्श पे, जिनके ऊपर, जिनके नाम पर वोट लेती हैं, काशीराम जी, अम्बेडकर जी, हम इज्जत करते हैं उनकी। वाकई वो यानी अवाम के लिए काम किए, अपनी ज़िंदगी अवाम के लिए वक्फ किए, बहुत ग्रेट लीडर्स थे जी। तो मायावती ने उन लोगों के नाम पर वोट लिया और जब भी मौका मिला बीजेपी के साथ उन्होंने साथ दिया। अब पिछले इलेक्शंस भी देखे, उससे पहले के 18 के इलेक्शंस भी देखे। तो क्या आपको लगता है कि अगर बीएसपी वो इस बार उतनी मतलब उसमें रहती है, एमएलए की सीट हासिल कर पाती है कि अगर उनको मौका मिला तो मैं आरएस परवीन कुमार साहब का भी बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत अच्छे लीडर हैं जी, लेकिन आरएस परवीन कुमार साहब अपने सुपेरियर जो हैं उन पर, अगर उन पर उनको काबू है, उनके ऊपर अगर वाकई मनवा सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये सिर्फ और सिर्फ सेकुलर वोटों को यानी तकसीम करने के लिए काम किया जा रहा है। और मायावती की तारीख देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने अपने जब भी मौका मिला वो अपने इरादे तब्दील करे, जहाँ उनको यानी तहफ़्फ़ुज़ मिला वहाँ वो उस तरफ चले गए। जो सारे अवाम इसके ताल्लुक़ से जानती है, सारे अवाम वाकिफ़ है इससे। और अवाम को चाहिए कि जिन्होंने भी गद्दारी की है, जिन्होंने भी अपनी वफादारियों को तब्दील किए, उनको करारा सबक सिखाएं और उनको जो भी किसी भी ताल्लुक़ से, किसी भी जमात से क्यों ना हो, उसके साथ उसको सबक सिखाया जाए। लेकिन क्या गारंटी है कि इस बार जो है अगर कांग्रेस उस अक्सरियत में पहुंच जाती है, या इस तरह के कुछ मेजॉरिटी वाला मामला रहता है कि कुछ विधायक कांग्रेस के अगर चले जाएं तो वहाँ से सरकार बन जाए, वहाँ से इधर आ जाएं तो कांग्रेस की सरकार बन जाए, तो क्या गारंटी है इस बार विधायकों से क्या कोई इस तरह का शपथ पत्र लिया गया है कि जीतने के बाद में कांग्रेस से इस बार दूसरी जमातों में नहीं जाएंगे? पिछले जो कांग्रेस के पॉलिसीज थे, जिस तरह से यानी लोगों को मतलब यानी उसूल पर रखने के लिए जिस तरह से यानी जो खामियां थी, आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी, खरगे साहब के साथ मुसलसिल हम भी मीटिंग्स में रुजू होते हैं और वहाँ पर मुल्क के लिए और मौजूदा मुल्क की जो हालत है, मुल्क का दस्तूर बदलने की बात हो रही है और दस्तूर बचाने का यहाँ पर मसला है। मुल्क का दस्तूर अगर ना रहे तो हम सब की अफादियत ख़त्म हो जाएगी, हम लोग सबकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। और फ़िस्ताई ताकतें बीजेपी का ये और उन जैसे जमातों का ये कोशिशें हैं कि यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील किया जाए और हमारे साथ उस तरह से रोल किया जाए जो 5000 साल पहले किया जाता था दलितों के साथ, गरीब लोगों के साथ। अबरार साहब, बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि अगर मान लीजिए कि जो दलित वोट हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक दलित वोट अगर और मुस्लिमों के साथ मिल जाते हैं तो वो पूरा समीकरण बदल कर रख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तेलंगाना के इलेक्शन में, क्या लगता है कि दलित वोट वाकई इस बार मायावती के साथ आएंगे? क्योंकि अगर हम तैयारियां देखें तो अमित शाह यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं और बीजेपी के कई बड़े लीडर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि राहुल गांधी यहाँ पर आए, प्रियंका गांधी यहाँ पर आई और रेगुलर उनकी एक मेहनत चल रही है, लेकिन मायावती जी का उस तरह से या आपकी जो बड़ी लीडरशिप है उसका इस तरह से यहाँ पर वो रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि वाकई यहाँ पर आके उस ज़मीन पर उतरकर कामयाब होने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है? हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक सवाल आप बारहा हमारे यूसुफ साहब से कर रहे थे, बीआरएस के सीनियर लीडर से, कि ओपिनियन पोल के ताल्लुक से उनकी क्या राय है। तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि ये ओपिनियन पोल सबसे पहले महसूस करने वाले यहाँ पे पीके जो एक एजेंसी है, उन्होंने इसको महसूस किया और वो मैदान छोड़कर भाग गए। और उसी वक्त से आप समझ सकते हैं कि बीआरएस टीआरएस पार्टी की क्या गिराफ गिरते हुए आज वो क्या मुकाम पे पहुंचा। अभी उस्मान हाजिरी साहब ने इस बात का तस्करा किया कि बहन जी कुमारी मायावती जी के ताल्लुक़ से आपने सवाल किया। तेलंगाना की सियासत पे, तेलंगाना की बागडोर यहाँ के सदर डॉक्टर आरएस परवीन कुमार आईपीएस है, उनके हाथ में है और हुक्म यहाँ पर
बिलखुसूस तेलंगाना में कभी बीएसपी ने कभी मायावती बहन जी ने यहाँ पे हुकूमत नहीं की, तो यहाँ पे उनकी किसी किस्म की कोई कारकर्दगी का रास या बिलवास्त कोई असर नहीं रहा। अब जब यहाँ पे जो काम किया जा रहा है एक नई उमंग के साथ, एक नए मंसूबे के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है, इंशाअल्लाह जब अवाम हमको मौका देंगी तो हम उसको कर गुजरेंगे। क्योंकि वो जो बासलाहियत एक ऑफिसर जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए, उन्होंने अब इस सियासत की बागडोर संभाली है और इंशाअल्लाह हम उस पर उम्मीद करते हैं। और आपने भी कहा कि क्या कांग्रेस की तरह, अमित शाह बीजेपी की तरह, दूसरी सियासी जमातों की तरह क्या बहुजन समाज पार्टी के भी कायदीन इस तेलंगाना में कैंपेनिंग आएंगे। कुछ ही दिन पहले सरूर नगर में एक भरोसा सभा मुनक्किद हुई और वहाँ पे बहन जी कुमारी मायावती जी वहाँ पे आए, उस सभा से एड्रेस किया। वो जब कर्नाटक के इलेक्शन चल रहे फिर वहाँ से आपने उसी स्टेज से डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार को इस रियासत का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे डिक्लेयर किया, जबकि बहुजन समाज पार्टी की हिस्ट्री में कभी किसी इलेक्शन से पहले किसी नुमाइंदे को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया गया था। वो बीएसपी ने वो कैंडिडेट डिक्लेयर किया और मुस्तकबिल में भी हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के जो खदावर नेता हैं, जो नेशनल लीडर्स हैं, वो आएंगे और इस ग्राउंड में वो भी ताउन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नुमाइंदा है वो इतना मजबूत और इतना बाएतमाद, इतना काबिल है कि उन्होंने ही ज़्यादातर ग्राउंड अपने नाम कर लिया है, जो डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार है। जी, अब उस्मान साहब फिर से आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगर हम बात करें कि जो कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का दरवाज़ा है वो इस वक्त सबके लिए खुला हुआ है, खासकर अगर बात की जाए मैनमपल्ली की, वो अपने बेटे के साथ में आपके यहाँ पे आए। शर्मिला से आपकी बात बिल्कुल आखिरी मरहले में थी, 30 तारीख तक कुछ होने की संभावना थी, लेकिन वो अभी तक शायद उनसे भी आपकी बात नहीं हो पाई। और कई और लीडर, जो बड़े लीडर हैं, वो लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है कि अगर इसी तरह से जो बड़े लीडर हैं वो कांग्रेस में आएंगे और टिकट हासिल कर लेंगे, तो जो कोर मेंबर है कांग्रेस का, जो हमेशा से मेहनत करता आया है ज़मीन पर, क्या उसको जो है वो इससे नुकसान नहीं होगा? सब इंतखाबात में इस चीज़ पर भी नज़र रखना ज़रूरी है कि पार्टी का ओहदा अहम है या पार्टी को इख्तिदार में लाना अहम है। और कभी भी बहुत कई लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती है, हर जगह हर जमात में होती है। मैनमपल्ली या दीगर जो शामिल हुए हैं जमात में, उनकी अफादियत भी है। उन्होंने टीआरएस के साथ मुसलसिल ताउन किया, उनको मुसलसिल, यानी यहाँ के ये बात गवाह है, आप सब लोग गवाह है कि चीफ मिनिस्टर साहब किसी को मौका ही नहीं देते मिलने का। कोई कोई वजीर साल 1.5 साल से हमसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए टाइम मांगते हैं, टाइम नहीं मिलता। अनानियत के ख़िलाफ़ तमाम लोग आवाम के साथ, जो लोग तजुर्बा रखे देखे, उनको प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि किस तरह से अनानियत हो रही है, डिक्टेटरशिप हो रही है, उसके ख़िलाफ़ उठे। और वो लोग अवामी मैंडेट, ऑलरेडी वो अवाम के साथ हैं जुड़े हुए। मैनमपल्ली को कौन नहीं जानता, अवाम के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ के जो लीडर, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमको अफसोस है इस बात का पार्टी को, लेकिन पार्टी को इख्तिदार में लाना भी बहुत ज़रूरी है। और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई उसका मुतबादिल भी हो सकता है। मैं एक बार फिर से आपके पास आ जाता हूँ बरार साहब। वो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, जो भी उनकी हमारी बात हुई अभी सामने, नहीं इस तरह का कोई मामला नहीं है। बोलने के तो सवाल ही नहीं पता था। टीवी के हेडलाइंस है, होम मिनिस्टर चक्कर मार के वापस आए थे। हाँ, क्या होम मिनिस्टर को जो है ना, जब सफर पे जाते हैं तो उनका ओहदा, इमाम ज़मीन के लिए उनका ओहदा उनको वहां खींच के लाता है, बस उनका वही काम है। और आप थोड़ी देर पहले एक सवाल किए थे, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस की हुकूमत बनेगी कि तो डिप्टी सीएम देंगे क्या? इस नाम से भी डर लगने लगा है। इसकी इतनी औकात हो गई है कि अगर किसी को डिप्टी सीएम या होम मिनिस्टर बुला ले तो एक माने में आप उसको समझ सकते हैं कि क्या अल्फाज, उसके क्या माने निकले जा रहे हैं। तो इस कौम को इस तरह के ओहदे और इस तरह की शख्सियतों से अल्लाह हिफाजत करे। आप वॉचमैन, अगर आप गेट पे कीपर जो गेट कीपर रहेंगे तो आपकी भी कुछ अपनी शख्सियत होती है, आपके अंदर में भी कुछ काबिलियत होती है।
आपके जरिए कुछ काम हो सकते हैं, ये उम्मीद की जा सकती है, इसके बजाय कि इन ओहदों पे मौजूद शख्सियत से। उस्मान साहब, सवाल अगर चलिए, अगर मान लीजिए कि एक डेप्यूटी सीएम वाली अबराज साहब ने बात करी, डेप्यूटी सीएम अगर नहीं भी मिल पाता है तो क्या लगता है कि वाकई उतनी वो एक जितनी हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी आपकी कैबिनेट में देखने को मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मगर वो काबिलियत वाले शख्सियत के चुनने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि साबिक में जो हमारे वजीर रह चुके हैं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब वजीर रह चुके हैं जी, उन्होंने भी कुछ कम नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अपनी जात तक के लिए, अपने आप तक के लिए, अपने भलाई के लिए करते रहे। यहाँ फर्द वाहिद की कामयाबी, फर्द वाहिद की तरक्की कौम की तरक्की नहीं है, इज्तिमाई कौम की तरक्की ये माने रखती है। भले ही आपकी शख्सियत फना हो जाए, तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए, कौम पनपना चाहिए। जी सब मैं लाख किसी से भी इख्तिलाफ होगा शख्सी, लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर साहब की ही और वाइस राजशेखर रेड्डी साहब की गवर्नमेंट में उनकी काविशों के नतीजे में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया जी, जिसकी बिना पर हज़ारों लोग, लाखों लोग यानी मुस्तफ़ीद हुए और लोग यही 4% रिजर्वेशन की बुनियाद पे। कोई गवर्नमेंट 4% रिजर्वेशन, ये तो 12% बोल के चुनावी नारा जुमलेबाजी किए चले गए। और तो अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप भी 12% का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। किस तरह से ऑलरेडी रिजर्वेशंस जितने जिसको देना था वो दे दिए गए। हाँ, सेंसेक्स जिस तरह से अभी हुआ हमारे बिहार में देख रहे हैं, जातिगत जनगणना, उसके मुताबिक हर कोई चाहता है, कांग्रेस भी चाहती है कि आबादी के लिहाज से उसको उसके यानी ओहदे दिया जाए, उसको इतनी जिम्मेदारियां दी जाए, उसको उसके फवायद दिए। जैसे कि अगर राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में जातिगत जनगणना का ऐलान किया गया, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां पर भी जातिगत जनगणना का ऐलान किया, राहुल गांधी भी इस बारे में कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में भी सरकार आती है तो जातिगत जनगणना कराएंगे। ज़रूर, इसके ऊपर ही गुफ्त शिनद हो रही है और बाज़ाब्ता पार्टी में ये बात हो रही है कि जिसकी जितनी यानी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। और राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, मुल्क भर में इस पर अमल आवरी के लिए तमाम जो सेक्युलर लीडर्स है, पार्टीज है, कांग्रेस के साथ मिलकर इसकी तायद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला रियासती सतह पर भी, और 24 का इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह, उस वक्त भी इंशाअल्लाह जो लोग इंडिया में शामिल हैं वो सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये अवाम के इंसाफ के लिए उनके लिए काम करेंगे। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि कितनी सीटों तक आप पहुंचने में कामयाब रह पाएंगे? हमारे जो सर्वे हैं, मुंसिफ टीवी पे आप बोल रहे हैं, मैं 3 दिसंबर को फिर हम यहाँ पे साथ में बैठेंगे और इस पर हम बात करेंगे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रहेंगी हमारी, हाँ, और हम 72 से 78 सीटों तक इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। बीएसपी से भी मेरा यही सवाल है कि वाकई आप वो जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब हो पाएंगे इस बार, क्योंकि नई लीडरशिप है, नया जोश है और जमीन पर भी आपका काम देखने को। देखिए, अभी तक अपने आप को अवाम तक ले जाने के काम में हैं। हम कोई पहले से जमी जमा या स्ट्रक्चर नहीं है हमारा टोटली 0 लेवल से हम काम कर रहे हैं। हाँ। और हम इलेक्शन के दिन तक ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद ही हम कई इलेक्शनों में बहुत सारे जीरो को हीरो भी बनते हुए देखा गया है, तो क्या वो हीरो की भूमिका में आप अपने किसी नतीजे पे हम आप पहुंचेंगे? अभी तक हमारा तस्करा करना थोड़ा वक्त से पहले हो जाएगा। अभी रही बात, आपने अभी मोहम्मद अली शब्बीर साहब का तस्करा करते हुए उनको जो है ना मुस्लिम 4% तहफ़्फ़ुज़ का चैंपियन करार दिया। सबसे पहले वो जो लफ्ज़ है वो ही गलत है। वो जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं वो इकोनॉमिकल सोशल बैकवर्डनेस की बुनियाद पे दिया गया है, ना कि मुसलमान जात को कौम के नाम पे दिया गया है। कौम के नाम पे रिजर्वेशन है ही नहीं, तो उसको मुसलमानों के ताल्लुक से रिजर्वेशन कहना ही गलत है। वो चाहे 4% हो चाहे 12% हो। उसके बनिस्बत ये जो रिजर्वेशन देने की जो सहूलियत पैदा हुई है उसकी वजह है रंगनाथा मिश्रा कमीशन, सुधीर कमीशन। ये कमीशनों में इस बात का रिकमेंडेशन किया गया है कि हिंदुस्तान में 75 साल पहले जब आज़ादी के वक्त में जो मुसलमानों की जो हालात थे और अब 75 साल बाद उनको बिल्कुल डिप्रेस कर दिया गया है, दलितों से वो नीचे की सतह में आ गए हैं। उनको भी समाजी धारे में लाने के लिए, तमाम कौमों के बराबर उनको तरक्की देने के लिए
रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि 50% रिजर्वेशन का स्लैब था, तो जिसकी वजह से वो रिजर्वेशन को 4% पे क्योंकि अभी महसूस किया गया तेलंगाना है। क्योंकि अभी किसने दिया, किसने दिया भाई? ये कांग्रेस इसको क्रेडिट तो लेगी ना अपना, कि कांग्रेस के दौर में दिया हुआ क्या? है। मैं सवाल क्रेडिट लेने या नहीं लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं- मुसलमानों का रिजर्वेशन चलिए। के लफ्ज पे मेरा सवाल है। चलिए मैं शॉर्ट सवाल, और बिल्कुल क्योंकि उससे वक्त की- क्या मुसलमान मुस्तफिद नहीं हो रहे हैं उन 4% रिजर्वेशन से? नहीं, मुस्तफिद होना चाहिए। मैं तो हो रहे चाह हैं रहा या हूँ नहीं हो रहे? कि जी। कौम को बस। मुस्तफिद बनाने के लिए जी। हम अपनी सर्विसेज, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए उसका इस्तेमाल। शॉर्ट में अब मेरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि जातिगत जनगणना बिहार में हुई है, वहां पर पता चल गया है कि 85% जो है वो कहीं ना कहीं 85 और 15 की वहां पर लड़ाई है पूरी तरह से, यानी 85% SC ST OBC ये वाली कैटेगरी है, तो कहीं ना कहीं आपका एक वोट बैंक है उसमें मौजूद। यहां पर भी क्या अगर तेलंगाना में उस तरह की जातिगत जनगणना होती है तो आप सपोर्ट बहुजन करेंगे? समाज पार्टी की बुनियाद ही जो है ना समाजी धारा, समाजी परसेंटेज पे है। हाँ। बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी उतनी हिस्सेदारी। ये बिल्कुल। काशीराम साहब ने कहा था कि तमाम कौमों को तमाम मुकामात पे, वो सियासी नुमाइंदगी में हो या तालीमी नुमाइंदगी में हो, रोजगार में हो, हर वो सतह पे हो, उसको उसका हक मिलना उसका हक चाहिए। मिलना चाहिए। और हम तो यहाँ जातिगत जनगणना के सपोर्ट में है आप? बिल्कुल 100%, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तमाम जातियों को हाँ। जो यहाँ पे आबाद है, हाँ। सबसे पहले BC मंडल कमीशन कायम करने के लिए जो ना आवाज उठाने वाले कांशीराम जी हैं, ठीक। जो उसी की वजह से मंडल कमीशन कायम हुआ। आपने मंडल कमीशन लागू ठीक। करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा दिया। चलिए बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, और बहुत शुक्रिया अबराज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी वजह से हम नहीं जुड़ पाए, BRS के जो सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद थे ज़हूरुद्दीन साहब, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि तेलंगाना के इलेक्शन में अभी लगभग 1.5 महीने का वक्त है। अभी इस पर और चर्चा रहेगी और जारी रहेगी, और कई मुद्दों पर मुंसिफ TV लगातार आपके सामने चर्चा लाता रहेगा। फिलहाल अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।